हाँ, तो आज का हमारा वीडियो है पॉलीमॉर्फिज्म। पिछले कोड में कंपाइलर भी बोल रहा था दिमाग खराब हो जाएगा, मेरा अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, तो सोचो चलो आज मतलब इसको थोड़ा सा क्लियर कर ही लेते हैं। ये मान लेते हैं मेरा एक क्लास है। पॉलीमॉर्फिज्म बता देते हैं पहले क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक काम को अलग अलग तरीके से करना ही पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। जैसे कि एक आदमी है, मतलब एक इंसान है, वो चल भी सकता है, खा भी सकता है, घूम भी सकता है, दौड़ भी कर सकता है, दौड़ भी सकता है। तो ये सब उसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, मतलब कि वो अलग अलग काम को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी को कहा जाता है मेरा पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मेरा दो टाइप का होता है, एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ही ओवरलोडिंग कहा जाता है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को ओवरलोडिंग कहा जाता है, मेथड ओवरलोडिंग। एंड ओवरराइडिंग कहलाता है मेरा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग कहा जाता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को लेट बाइंडिंग कहा जाता है। लिख के बता देते हैं इसको, तुम ओवरलोडिंग बोलो, ओवरलोडिंग बोलो, और या तो उसको अर्ली बाइंडिंग बोलो, BINDI अर्ली बाइंडिंग बोलो, या तो तुम इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, बात बराबर ही है। तुम ओवरलोडिंग को अर्ली बाइंडिंग बोलो या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, बात बराबर ही है। और ओवरराइडिंग को तुम लेट बाइंडिंग बोलो या फिर इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलो, बात बराबर है, तीनों इसी का नाम है। ठीक है, देखो ओवरलोडिंग का मतलब होता है अर्ली बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि मेमोरी का एलोकेशन और एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन के टाइम पे होता है, इसीलिए इसका नाम है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेमोरी का एलोकेशन और मेथड का एग्जीक्यूशन कंपाइलेशन के टाइम पे होता है, इसलिए इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। और सबसे पहले कंपाइलेशन होता है, उसके बाद मेरा प्रोग्राम रन करता है, इसीलिए इसका नाम है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली मतलब सबसे पहले, कंपाइल सबसे पहले होता है प्रोग्राम, फिर प्रोग्राम रन होता है। तो सबसे पहले कंपाइल होता है, इसी के वजह से इसका नाम होता है अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग मतलब सबसे पहले बाइंडिंग कर दो। बाइंडिंग मतलब होता है बांधना। मेथड्स को हम लोग एक जगह पे बांध रहे हैं, वो हम दिखाएंगे अभी। अर्ली बाइंडिंग या फिर कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइलेशन के टाइम पे ही मेमोरी एलोकेशन होता है और साथ में एग्जीक्यूशन होता है, और कंपाइलेशन सबसे पहले होता है, इसीलिए इसका नाम है अर्ली बाइंडिंग। और रन कंपाइलेशन के बाद होता है, इसीलिए इसका नाम होता है लेट बाइंडिंग। बाइंडिंग थोड़ा लेट से करता है। चलो हम यहाँ पे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल अपना ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इंट स्टूडेंट है, मान लो इंट रोल, इंट मार्क्स, ऐसे करके, फिर स्ट्रिंग नेम, इंट एज। ये हम स्टूडेंट का कुछ डेटा लिए हुए हैं। स्टूडेंट का रोल नंबर होता है, स्टूडेंट का मार्क्स होता है, स्टूडेंट का नेम होता है ना, स्टूडेंट का एज होता है। हम क्या कर रहे हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। हम सबसे पहले कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बताते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी किए, पब्लिक, ये मेरा कंस्ट्रक्टर है। चलो कंस्ट्रक्टर बना लिए। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। ये चारों को कंट्रोल सी से कॉपी करो, पेस्ट कर दो, इसको हटाओ, कमा डालो, कमा डाल दो, कमा डाल दो। तो हम 4 वैल्यू को यहाँ पे रख चुके हैं। अब हम इसको मतलब ये भी कर लेते हैं, मतलब कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं हम लोग, इनिशियलाइज कर रहे हैं। दिस डॉट रूल, फिर उसके बाद दिस डॉट मार्क्स, ये सब तो पता ही है कैसे दिस का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का कैसे यूज किया जाता है। दिस और एज में भी यहाँ पे दिस कर देते हैं,
ये मेरा एक टाइप से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। रोल इज इक्वल टू रोल, सिंपल। दिस डॉट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एंड दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं, ठीक है। मेन क्लास में आए और मेन क्लास में आने के बाद हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, मेन मेथड के अंदर में आए, टी नाम से हम इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इज इक्वल टू न्यू टी, और साथ में इसमें 4 आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं, इंट रोल, इंट मार्क्स, स्ट्रिंग नेम, इंट एज। तो हम यहाँ पे 4 आर्गुमेंट्स एज इट इज पेस्ट करेंगे। इंट रोल, मान लेते हैं रोल नंबर है 21 एग्जाम्पल के लिए। इंट मार्क्स, मान लेते हैं 500 नंबर का एग्जाम था, उसको 410 आया एग्जाम्पल। नाम मान लेते हैं इसका सूरज है, SURAJ, एंड उसके बाद उसका एज मान लेते हैं 23। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं, SYSOUT, एंटर, और TE करेंगे। अभी रन करेंगे तो हमको कुछ लैब ऐसे करके नहीं, क्लास टास्क ऐसे करके कुछ आएगा आउटपुट में। देखो आ रहा है ना, ये अननोन वैल्यू है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड का यूज नहीं किए। टू स्ट्रिंग मेथड का यूज कर लेते हैं। चलो यूज कर लिए। अब हम इसका एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ये आगे हमको रोल, मार्क्स, एज और नेम ये सब आ गया। हम इसमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर रहे हैं। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर को डाल रहे हैं। बस हम इसका कुछ आर्गुमेंट्स कम कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम इसमें सिर्फ इंट मार्क और इंट रोल ही रखना चाहते हैं, नेम और एज नहीं रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, तुम्हारी मर्जी। अब हम इस तरह का बनाए हुए हैं, इसीलिए हमको टू स्ट्रिंग मेथड लेना पड़ेगा इसको भी रन करवाने के लिए। ये हमको बता रहा है कि पहले से मौजूद है टू स्ट्रिंग मेथड। हमको नेम के लिए नहीं चाहिए, हमको एज के लिए नहीं चाहिए। जनरेट करिए, हुआ क्या? हाँ हो तो गया, बट पुराना वाला हट गया। पुराना वाला जो भी था ना मेरा टू स्ट्रिंग मेथड, वो हट गया। कोई बात नहीं, हम खुद से नया बना लेंगे अपना टू स्ट्रिंग मेथड। पहले ये चारों का कर देते, कर दिए। अब हम अपने से एक टू स्ट्रिंग मेथड खुद से बना लेते हैं। पब्लिक स्ट्रिंग, मान लेते हैं मेरे मेथड का नाम है M1 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पे हम मेथड में बना लेते हैं रिटर्न क्या दे, रोल है ना, रोल इज ब्रैकेट प्लस रोल प्लस डबल कोटेशन मार्क्स, मार्क्स एज प्लस MARKS। सिंपल। मेरा ये एक टू स्ट्रिंग मेथड जैसा ही एक हम बना लिए हैं। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने दो, थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही स्पेस ले रहा है। तो हम इसमें एक बार फिर से रिवाइज करवाते क्या की है। हम 4 इंस्टेंस वेरिएबल लिए, चारों को हम इनिशियलाइज किए। उसके बाद हम क्या किए, एक और कंस्ट्रक्टर बनाए। ये भी मेरा एक कंस्ट्रक्टर है, ये भी मेरा एक कंस्ट्रक्टर है। 2 कंस्ट्रक्टर बनाए एक ही क्लास का। बस हम आर्गुमेंट्स चेंज कर दिए। एक में हम इंट रोल किए, इंट मार्क्स किए, स्ट्रिंग नेम, इंट एज किया। दूसरे में सिर्फ इंट रोल और इंट मार्क किया। बस इतना ही किया। हमको बस इतना से ही लेना देना था, हमको ज़्यादा करने का कोई काम नहीं था, मन नहीं था हमको, इसलिए हम 2 ही लिए, ठीक है। और फिर इसका ये 2 आर्गुमेंट्स वाले के लिए हम एक अपना मेथड बनाए M1 नाम से, और उसके ये जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये हम बनाए हैं 4 आर्गुमेंट्स वाले के लिए, और हम इसका ऑब्जेक्ट बना लिए TE का, ठीक है। हम 4 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, सही है। चलो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक मिनट, मेरा काम आसान हो जाएगा। कंट्रोल C से कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए, यहाँ पे TE1 मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। TE1 यहाँ पे हमको ये सब वैल्यू को हटा दिए, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं।
और प्रिंट भी करवा लिए हम TE1 को, कंट्रोल C से कॉपी पेस्ट TE1। तो डिफरेंस क्या है TE और TE1 में कि TE मेरा मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर में हम लोग 4 आर्गुमेंट्स पास किए और TE1 के अंदर में हम लोग सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट्स पास किए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रिंट करवाए, रन करवाते हैं, सक्सेसफुली आंसर देगा। हाँ, यहाँ पे एज नल, ये सब नल मेरा इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू उसका पास किए नहीं है। ठीक है, ये इसलिए दे रहा है क्योंकि एक मिनट, इसको हमको स्टोर करना होगा M1 को। ठीक है, मान लेते हैं मेरा यहाँ पे है स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू TE1.M1, यही मेरे मेथड का नियम था। ठीक है, और हम इसमें वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं VALUE। ठीक है, और हम इसको रन करते हैं। देखो 2 ही वैल्यू आया, रोल इज 21, मार्क्स इज 410। यहाँ पे ये इसलिए का कि हम थोड़ा सा स्पेस नहीं छोड़े हैं, चलो यहाँ स्पेस छोड़ देते हैं। अब रन करते हैं, देखो स्पेसेस भी आएगा यहाँ पे बीच में। देखो रोल इज 21, मार्क्स इज 410। हम इसमें 2 ही आर्गुमेंट्स पास किए, 2 ही आर्गुमेंट्स दे रहा है। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हम ये जो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट, ये जो हम इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, यहाँ 4 आर्गुमेंट्स पास किए हुए थे। तो मेरा कंपाइलर जो है वो सबसे पहले गया ऊपर और चेक किया कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर में 4 आर्गुमेंट्स है। उसको 2 कंस्ट्रक्टर मिला, एक ये कंस्ट्रक्टर मिला, एक ये कंस्ट्रक्टर मिला, 2 कंस्ट्रक्टर मिला। वो चेक किया किसमें 4 आर्गुमेंट्स है, इसमें चेक किया 4 आर्गुमेंट्स है क्या, इसको मिल गया। इसमें चेक किया कि इसमें 4 आर्गुमेंट्स नहीं, इसमें 2 ही है। और वो रिदम चेक किया कि सबसे पहले रोल है, पहले इंटीजर टाइप में रोल है, फिर इंटीजर में मार्क्स है, ऐसे करके है क्या। देखो नीचे करते हैं थोड़ा, सबसे पहले रोल है, फिर उसके बाद इंटीजर में मार्क्स है। चलो यहाँ तक फुलफिल हो गया। फिर देखो नेम है और ये भी इंटीजर है, मतलब ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, मतलब इंटीजर इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये स्ट्रिंग और ये भी इंटीजर, मतलब कि इंटीजर इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर, ये चारों का चारों मैच हो गया। इसका मतलब मेरा कंपाइलर बहुत तेज निकला, वो समझ गया कि भाई साहब हमको इसको एग्जीक्यूट करना है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आया और लास्ट में हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड का यूज किए हुए हैं। टू स्ट्रिंग मेथड से इसको ऑटोमेटिकली आंसर हमको प्रिंट करवा के दे दिया। ये रोल नंबर 21, 410, सूरज, एज 23, ये सब हमको आउटपुट में लाके दे दिया। ये टू स्ट्रिंग मेथड भी मेरा एक मेथड है। हमको मेथड को कॉल करना पड़ता है जब भी हम लोगों को मेथड का जरूरत होता है, लेकिन ये टू स्ट्रिंग मेथड मेरा ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। एंड ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। तुम ऑब्जेक्ट क्लास को इंपोर्ट करवाओ या ना करवाओ, लिखते हो ना स्कैनर के लिए, यहाँ पे स्कैनर ऐसे यहाँ पे लिखते होगे इंपोर्ट IMPORT इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार या फिर यूटिल डॉट स्कैनर, ऐसे करके तुम लिखते होगे स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्लास है ये लैंग पैकेज में मिलता है, और लैंग पैकेज जो है ना वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में रहता है, मतलब कि बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस हो जाएगा। इसी के वजह से जब ये मेरा लैंग पैकेज के अंदर में पहले से है और ऑब्जेक्ट क्लास में है, तो हमको इसको कॉल करने का काम नहीं है। जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ये ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देगा। इसीलिए हम लोग M1 को यहाँ पे कॉल नहीं किए हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक मेथड लिए, सॉरी टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग मतलब यहाँ पे कॉल नहीं किए। देखो हम यहाँ पे M1 के लिए हम एक बनाए हैं स्ट्रिंग वैल्यू इज इक्वल टू TE1.M1, लेकिन टू स्ट्रिंग के लिए नहीं बनाए, ऑटोमेटिकली मेरा कॉल हो गया, इसी के वजह से हो गया। चलो कल मेथड में बताए हुए थे कि ये इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो हमको स्टोर इसको स्ट्रिंग में करना होगा। एक स्ट्रिंग वैल्यू नाम से एक मतलब स्ट्रिंग वैल्यू लिए और उसमें TE1 मेरा क्या है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनाए इसमें जो 2 वैल्यू है ये है मेरा TE1.M1 में क्या है, रोल नंबर इज प्लस रोल, मार्क्स इज प्लस मार्क्स। तो हमको रोल नंबर और मार्क्स प्रिंट करके दे दिया है। इसी को यही कहलाता है मेरा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कि कंस्ट्रक्टर मतलब एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर हम लोग अपने प्रोग्राम के लिए बना रहे हैं, एक और बनाते हैं, बना सकते हैं हम लोग n नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, n नंबर ऑफ वैल्यूज डाल सकते हैं इसमें। हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम भी कर देते हैं,
कॉमा स्ट्रिंग नेम, और यहाँ कर देते हैं दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। एक और कंस्ट्रक्टर बना है, इसमें 3 कंस्ट्रक्टर बना है, ठीक है। और हम एक मेथड हमको यूज करना है M1 के जैसा ही। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देंगे, फालतू का 10 बार लिखने का काम नहीं है, इतना तुमको पता ही होगा कि कैसे होता है। चलो हम इसका नाम चेंज करके M2 कर देते हैं, और साथ में प्लस स्पेस क्या है, नेम NAME नेम इज, उसके बाद यहाँ पे प्लस NAME, ऐसे किए, ठीक है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर है, और ये कंस्ट्रक्टर का जो वैल्यू हमको आएगा वो हमको आउटपुट में लाने के लिए हम लोग इसको M2 में स्टोर कर रहे हैं। हम इस प्रोग्राम में 3 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। पहला कंस्ट्रक्टर जिसमें चारों आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, इंट रोल, इंट मार्क्स, स्ट्रिंग नेम, इंट एज, चारों हम इसमें वैल्यू पास कर रहे हैं। दूसरा बनाए हैं जिसमें हम सिर्फ 3 वैल्यू ही पास कर रहे हैं, 4 वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं। मान लो कि तुमको यूजर बोलेगा कि भाई हमको 3 ही वैल्यू चाहिए, हमको बस उसका मार्क्स चाहिए, रोल नंबर चाहिए और नेम चाहिए, हमको उसका एज नहीं चाहिए कि वो कितने साल का, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुम अपने से एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जो 3 आर्गुमेंट्स ले, और हम M2 में उसको कॉल करवा दिए। और ये मेरा तीसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें सिर्फ 2 ही वैल्यू ले रहा है कि कोई भी कस्टमर बोला कि हमको स्टूडेंट का रोल नंबर और उसका मार्क्स चाहिए, उसके नाम से, और हमको उसके एज से कोई लेना देना नहीं है, उस टाइम पे हम लोग किया। तो यहाँ पे एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर सेम नेम से बन रहा है। देखो इसका नेम भी है टेक पॉलीमॉर्फिज्म, और ऊपर वाला जो है मेरा उसका भी नाम है, देखो टेक पॉलीमॉर्फिज्म, सेम नेम है, सेम नेम बट डिफरेंट आर्गुमेंट्स इज नोन एज ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब ही होता है कि नाम सेम होना चाहिए बट इसके अंदर का आर्गुमेंट्स हम चेंज करके ओवरलोड करवा सकते हैं, इसी को ओवरलोडिंग कहा जाता है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। तीसरे का भी हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और तीसरे को भी कॉल कर लेते हैं। इसी को कॉपी करते हैं ना, Ctrl+C, इसका नाम हम TE2 कर देते हैं, और इसके अंदर में 3 आर्गुमेंट्स होना चाहिए, एक नेम भी था SURAJ, और यहाँ पे वैल्यू 1 कर देते हैं, और यहाँ पे M2 को कॉल करते हैं, M2 मेरा मेथड था, और प्रिंट आउट में वैल्यू 1 को प्रिंट करना है तीसरे वैल्यू के लिए, वैल्यू 1, और हम इसको रन करते हैं। 3 वैल्यू आ गया होगा, एक ऊपर में रह गया होगा, फंस गया होगा, देखो आ गया। रोल इज 21, मार्क्स इज 410 एंड नेम इज नल। नाम मेरा नल क्यों बता रहा है, जस्ट वेट एक मिनट, सही से तो हम डाले हैं ना। रोल इज प्लस रोल, मार्क्स इज प्लस मार्क्स, नेम इज प्लस नेम, NAME, सही तो है। 3 आर्गुमेंट्स लिए हैं ना इसमें, एक मिनट चेक करने दो। स्ट्रिंग नेम, इंट मार्क्स, दिस डॉट नेम, व्हाई द हेल दिस इज प्रिंटिंग। अच्छा इस मेथड का नेम क्या है, M2 ही है ना, सही तो है। इसको वैल्यू टू T2 डॉट TE, अरे यहाँ पे TE2 होगा, सॉरी, ये TE2 ना हम ऑब्जेक्ट बनाए जिसमें 3 आर्गुमेंट्स डाले हैं, हम 2 आर्गुमेंट्स के लिए कर रहे थे, इसलिए तीसरा को वो नल कर रहा था बेचारा। आ गया, एक ऊपर में रह गया है, देखो हाँ। तो इसमें आ गया रोल नंबर इज 21, मार्क्स 410 और नेम इज सूरज, ठीक है। ये मेरा बेसिकली कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, कि कंस्ट्रक्टर को हम लोग कैसे ओवरलोड करवाते हैं। चलो अब अगला है तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग या मेथड ओवरराइडिंग। मान लेते हैं मेरा एक मेथड है पब्लिक वॉइड M1, और इसके मान लेते हैं मेरा एक आर्गुमेंट डालते हैं इंट एज करके, ठीक है। एज इज इक्वल टू 21, ऐसे करके हम लोग कुछ वैल्यू पास करवाए हैं, और SYSOUT system.out.println में हम लोग, एक मिनट, SYSOUT system.out, ज्ञान जाओ, आता भी नहीं है यार, गुस्सा हो गया कंपाइलर भी हमसे। system.out.println में मान लेते हैं हम इसमें डाले हैं एज एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। हम इसमें एज प्रिंट करवाएं। ये मेरा एक टाइप से पहला मेथड हो गया। सेम टू सेम इसको कॉपी करो,
कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, हम इंट की जगह यहाँ पे कर लेते हैं स्ट्रिंग और एज के जगह कर देते हैं नेम, और नेम के जगह कर देते हैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू डबल कोटेशन में, क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग है सूरज किए, और यहाँ पे एज के जगह हम लोग यहाँ पे नेम प्रिंट करवा लेते हैं। दो मेथड बनाए, एक m1 नाम से, दूसरा भी m1 नाम से। देखो सब कुछ सिमिलरिटी कंस्ट्रक्टर जैसा ही है। m1 नेम है इसका, इसका भी नेम m1 है। ये मेरा आर्गुमेंट्स अलग है, ये भी मेरा आर्गुमेंट्स अलग है। ये मेरा होता है मेथड ओवरलोडिंग कि मेथड सेम मेथड का नेम है, मेथड का नेम m1 है, इसका भी नाम m1 ही है, दोनों मेथड का नेम सेम है, बट आर्गुमेंट्स हम लोग इसके अंदर का डिफरेंट है। एक का इंटीजर टाइप का है तो एक का स्ट्रिंग टाइप का है। आर्गुमेंट्स अलग टाइप का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तब मेरा प्रोग्राम रन करेगा। हम कैसे इसको कॉल करेंगे, तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, मेन मेथड में आओ, टी इज इक्वल टू न्यू, ये हो गया, और हम इसको कॉल कर रहे हैं system.sysout। अरे आन जा भाई, काहे फालतू का कर रहा है। अच्छा छोड़ो, हम यहाँ पे system.out कर किए हुए ही है, तो te.m1, और इसके अंदर में हम एक आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं हम सूरज डाले हैं एग्जाम्पल के लिए, और हम इसको रन करते हैं। देख लेना यहाँ पे नेम को रिप्लेस करके सूरज कर देगा। ये जो मेरा, अच्छा मान लो यहाँ पे नेम है अमित एग्जाम्पल के लिए, चेंज कर लेते हैं, देखना अब क्या वैल्यू देगा। सूरज आया, सूरज इसलिए आया क्योंकि हम इसके अंदर में प्रिंट करवा रहे हैं। सबसे पहले ये आया, ये बताते हैं t.m1 है। कंपाइलर को कैसे पता चला कि ये इस m1 मेथड को एग्जीक्यूट करना है कि इस m1 मेथड को एग्जीक्यूट करना है, दोनों का नाम m1 ही है। कंपाइलर कंफ्यूज भी हो सकता था, बट कंपाइलर कंफ्यूज नहीं हुआ। उसको कैसे पता चला कि इसके ये जो मेरा मैथ, ये जो हमको कॉल हो रहा है, ये हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ना कि हम इस मेथड को कॉल कर रहे हैं। कैसे पता चला, उसको पता चला कि हम यहाँ आर्गुमेंट्स किस टाइप का डाल रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डाल रहे हैं। वो चेक किया कि कोई m1 मेथड है क्या जिसमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट्स है, तो देखो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम है, उसको मिल गया। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम के जगह अमित आया, और यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सूरज था, तो अमित को वो चेंज करके फिर से सूरज कर दिया और प्रिंट करवा दिया नेम को। ये होता है मेरा एक टाइप से मेथड ओवरलोडिंग। अगर हम यहाँ पे हम फिर से इंट a लिखेंगे, एरर देगा। एज ही कर देते हैं, एरर देगा, एरर जनरेट करके देगा। क्यों, क्योंकि तुम एक क्लास में एक सेम आर्गुमेंट्स नहीं रख सकते हो, कंपाइलेशन एरर आएगा। कंपाइलर को बहुत गुस्सा आ जाएगा, कंपाइलर आके थप्पड़ मारेगा घर जाके। क्यों, बोलेगा कि भाई जब तुम्हारे पास ये भी सेम है और ये भी सेम है, दोनों का आर्गुमेंट्स भी सेम है, नेम भी सेम है, भाई तुमको दिक्कत अगर हो रहा है तो तुम जाके कोई और मेथड बना, यहाँ m2 कर देंगे, कोई एरर नहीं है, कोई एरर ही नहीं है भाई साहब। यहाँ पे नेम का है कि यहाँ पे हम एज लिए हुए हैं, यहाँ नेम लिए हुए हैं, इसलिए कंपाइलेशन एरर है। लेकिन अगर हम इसको m2 में कन्वर्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर m1 ही रखेंगे तो कंपाइलर को बहुत टेंशन है, बहुत दिक्कत है। तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक और आर्गुमेंट्स ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम करके, ठीक है, और यहाँ पे हम एज इज इक्वल टू 32 कर देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। ये किए, अब यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स है, हम अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे te.m1 को, कंपाइलेशन एरर आएगा। क्यों, क्योंकि m1 मेथड ऐसा यहाँ पे है ही नहीं जिसके अंदर में सिर्फ एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट हो, ऐसा कोई m1 मेथड नहीं है। इस m1 मेथड में एक इंटीजर वैल्यू है, और इस m1 मेथड में एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर भी है और एक स्ट्रिंग है, बट हम यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, इसलिए एरर आएगा। हम यहाँ 21 करेंगे, एरर आएगा फिर से। क्यों आया भाई, काहे कि सबसे पहला हम मेरे पास स्ट्रिंग होना चाहिए और दूसरा आर्गुमेंट मेरा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन सबसे पहला आर्गुमेंट इसमें इंटीजर है, चेंज हो रहा है, कंपाइलेशन एरर आएगा। तो इसको हमको रिप्लेस करना होगा S21, और इसको रन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आ जाएगा S21 आया। क्यों आया, क्योंकि te.21 मेरा एक इंटीजर है। कंपाइलर गया ऊपर,
चेक किया कोई M1 मेथड है जिसके अंदर में इंटीजर आर्गुमेंट हो, कंपाइलर को ये वाला मिला। इसके अंदर में देखो मेरा इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट है इंट एज, ये मेरा इंटीजर टाइप का है। कंपाइलर खुश हुआ और हमको आउटपुट जनरेट करके दे दिया। अगर दूसरे को कॉल करना है तो कम से कम 2 आर्गुमेंट्स होना चाहिए, एज और नेम, मतलब एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग। 21 SURAJ, कोई दिक्कत नहीं कंपाइलर को। कंपाइलर अब प्रिंट करके देगा हमको नेम, लेकिन हमको चाहिए एज भी। कंट्रोल सी से पेस्ट, कंट्रोल भी, सबसे पहले नेम देगा उसके बाद एज देगा। प्रिंट कम कैसे भी करवा सकते हैं, लेकिन आर्गुमेंट्स एज इट इज देना। सबसे पहले नेम आया, यहाँ पे नेम प्रिंट किया, उसके बाद फिर अगला लाइन पे आया और इसको ही प्रिंट करके दे लिया। इसी को कहा जाता है मेरा मेथड ओवरलोडिंग, कि हम लोग मेथड का नेम सेम है बट उसका आर्गुमेंट्स हम लोग अलग अलग डाल रहे हैं। मेथड सिग्नेचर बताते हैं क्या होता है। मेथड सिग्नेचर मतलब होता है कि ये पूरा मेरा मेथड सिग्नेचर है, मेथड का नेम और साथ में मेथड किस टाइप का आर्गुमेंट कंटेन कर रहा है वो होता है मेरा मेथड का सिग्नेचर। और एक बात, यहाँ वर्ड है, मान लेते हैं हम इसका रिटर्न टाइप को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए हटा दो और रिटर्न करवा दो बेचारा को 21। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है, हम यहाँ पे डबल कर रहे हैं, DOUBLE, डबल करवाएं और यहाँ पे हम एक वैल्यू करवाएं रिटर्न 21.8 एग्जाम्पल के लिए। कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। अगर यदि हमको इसको एग्जीक्यूट करना हो, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, ये मेरा एक पहला वाला इंटीजर टाइप का है, इसलिए हमको एक इंटीजर वेरिएबल में स्टोर करना होगा। इंट a इज इक्वल टू te.m1, ऐसे मेथड कॉल होता है, ठीक है, ठीक है। इंट नहीं, डबल है, एक दूसरा डबल टाइप का है, डबल d इज इक्वल टू te.m1 ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स। यहाँ पे हम एक मान लेते हैं 21.9 दिए हुए एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे हम 10 दिए हुए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। te.m1 में कोई एरर आ रहा है, क्यों एरर है? te.m1 द मेथड m1 int टाइप इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द, अच्छा अरे हम यहाँ पे इंट और ये सब दिए हुए हैं ना, इसी की वजह से, ठीक है। चलो हम इसका आर्गुमेंट्स को हटा रहे हैं, हमको ये नहीं चाहिए, माथा खराब हो रहा है। चलो यहाँ से इस आर्गुमेंट को हटाए, हमको इनपुट में कुछ भी नहीं चाहिए। रन करते हैं, पहले इसको प्रिंट करवाना होगा, सॉरी SYSOUT। यार इसको लगता है मेरा कंपाइलर को दिक्कत, गुस्सा आ रहा है सर हमसे, काहे हमको परेशान कर रहा है। system.out.println, और हम इसमें एक में a को प्रिंट करवा रहे हैं और दूसरे में हम d को प्रिंट करवा रहे हैं। एज इट इज आंसर परफेक्टली हमको देगा, जो भी हम वैल्यू डाले हुए हैं वो हमको एज इट इज दे देगा। आया 20 और 20.0, ये मेरा वैल्यू आया है। चलो बढ़िया बात है। ये मेरा M1 के पास में डुप्लीकेट मेथड M1, ये कंपाइलेशन एरर है। कंपाइलेशन एरर इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स नहीं पास किए हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे इंट a दिए हुए हैं और यहाँ पे हम डबल d दिए हुए हैं। यहाँ मान लेते हैं 10 पास किए, यहाँ मान लेते हैं 21 पास किए, कोई दिक्कत नहीं है, आया आंसर एज इट इज, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। लेकिन अगर यदि हम इसका आर्गुमेंट्स को हटा भी देंगे तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंपाइलेशन एरर वार्निंग था बस, ठीक है। मतलब कंपाइलर जो है वो नहीं, इसमें एक वैल्यू डालना पड़ेगा, मतलब एक वैल्यू डालना पड़ेगा। अगर वैल्यू हम कोई नहीं डालेंगे, कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई हमको किसको कॉल करना है, इस M1 को कॉल करना है या इस M1 को कॉल करना है। हम लोग इसका रिटर्न टाइप चेंज कर देंगे, उसके बावजूद भी हम लोग ओवरराइडिंग पॉसिबल है, हम लोग ओवरराइड करवा सकते हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वर्ड ही हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे वर्ड ही हो, हम चाहे तो इसका आर्गुमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी वैल्यू है हम इसका चेंज कर सकते हैं। SYSOUT कंपाइलर हमको लग रहा है सही में बहुत गुस्सा है। कंट्रोल C,
यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हेलो प्रिंट करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम आर्गुमेंट चेंज कर रहे हैं, एक रिटर्न टाइप इंट है और दूसरे का रिटर्न टाइप वॉइड है, मेथड का नेम सेम है, हम इसमें कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं किए हैं, इसके बावजूद भी इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बेचारा चुपचाप अपना एग्जीक्यूट करके देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और हमको इसको भी कॉल करने का कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, te.m1 करेंगे, te.m1 कॉल किए, चलो, अरे सेमी कॉलन, चलो रन किए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको आंसर में लाके दे दिया। 10 की जगह रिप्लेस होके हो गया 21, क्योंकि रिटर्न हम 21 करवा रहे हैं और साथ में ये हमको हेलो करके दे दिया। ये मेरा एक होता है मेथड ओवरलोडिंग, कि हम लोग मेथड पे मेथड लिख रहे हैं सेम नेम का, अलग अलग आर्गुमेंट्स। इसमें एक आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप का और इसमें नो आर्गुमेंट्स है, कोई दिक्कत नहीं, कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, कंपाइलर को पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे ये लड़का जो है ना, ये te.m1 में 10 वैल्यू डाला है और ये मेरा 10 जो है ये मेरा किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो वो उस m1 मेथड को ढूंढेगा जिसका आर्गुमेंट्स इंटीजर टाइप का हो। यहाँ आया, उसको मिल गया, रिटर्न में आया 21, तो ये रिटर्न करके हमको दे दिया 21 और आउटपुट हमको एग्जीक्यूट करके दे दिया। ठीक है, अगर कोई आर्गुमेंट्स नहीं पास करेंगे, कंपाइलर ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पे हम ये te.m1 जो है, यहाँ पे हम कोई आर्गुमेंट्स पास नहीं कर रहे हैं, 10 पास करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर को लगेगा ना कि te.m, ये जो मेथड है मेरा, ये हम इसको कॉल कर रहे हैं, कंपाइलर को ये लगेगा, समझ में आया। लेकिन कुछ भी 0.2 देंगे एरर देगा, क्यों, क्योंकि भाई ये डबल वैल्यू है 10.2 और डबल के लिए हम लोग एक भी मेथड नहीं लिखे, 2 ही मेथड है मेरे पास, हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाओ, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, यहाँ पे वॉइड की जगह डबल कर दो, डबल कर दो और रिटर्न में मान लेते हैं, कर देते हैं 10.5, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम डबल डी कर देते हैं, कंपाइलर कंफ्यूज ना हो इसीलिए डबल डी। अगर यदि अब हम करेंगे यहाँ पे te.m1 के अंदर में 10.2, देखो कंपाइलेशन एरर खत्म हो गया, क्यों, क्योंकि कंपाइलर को ऐसा मेथड मिल गया जिसके अंदर में डबल टाइप का आर्गुमेंट्स हो। यहाँ पे देखो डबल डी है, कंपाइलर समझ गया कि हाँ भाई हमको इसको एग्जीक्यूट करना है, आंसर में 10.5 हमको लाके देगा। अच्छा, हम प्रिंट नहीं करवा रहे हैं इसको, इसी की वजह से है ये, यहाँ पे रुक जाओ, ये मेरा एक डबल तो हैवे किया, हम इसी को अनकमेंट कर लेते हैं, डबल डी इज इक्वल टू te.11.2 कर देते हैं और हम डी को प्रिंट करवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाइलर खुश होकर हमको आंसर प्रिंट करके देगा 10.5, क्योंकि रिटर्न कर रहा है मेरा 10.5। तो ये मेरा एक टाइप से मेथड ओवरलोडिंग है, कि हम लोग मेथड को कैसे ओवरलोड करते हैं। मतलब एक बार फिर से बताते हैं, ओवरलोडिंग मतलब होता है कि मेथड का नेम सेम है, m1 है इसका भी नाम, m1 है इसका भी नाम और m1 है इसका भी नेम, बस आर्गुमेंट्स अलग अलग कर रहे हैं। इंटीजर टाइप का इसका आर्गुमेंट्स है, इसका नो आर्गुमेंट्स है और इसका डबल टाइप का आर्गुमेंट्स है। आर्गुमेंट्स अलग करके मेथड का नेम सेम रख के हम लोग मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। और मेथड को ओवरलोडिंग किया जाता है इसलिए, मतलब हम चाहेंगे तो भाई हम इसको m2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, काहे हम फालतू का ओवरलोडिंग ओवर ये सब करेंगे। इसका मान लेते हैं हम नाम कर देंगे m3, ओवरलोडिंग का समस्या ही खत्म हो गया, क्योंकि ओवरलोडिंग के लिए कंपलसरी है कि मेथड का नेम सेम होना चाहिए। ये भी m1 है तो इसको भी m1 होना पड़ेगा और इसको भी m1 होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे m1 ही रख रहे हैं सबका नेम, इसका भी नेम m1, इसका भी नेम m1 और इसका भी, तीनों का नाम m1 हम क्यों रख रहे हैं। हम अगर इसको m2 या m3 कर देंगे, मेरा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। करने का मतलब ही क्या है, तो मान लो तुम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, वहां पे तुम्हारे पास 1000 मेथड है किसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है, 1000 मेथड है। अगर यदि तुमको किसी मेथड में कुछ चेंजेस करना हो फ्यूचर में, अब 1000 मेथड में तुम ढूंढने के लिए जाओगे कि भाई ये मेथड मेरा कौन सा है, ये मेथड किस जगह पे कैसे लिखे हुए हैं, तुमको पता नहीं चलेगा कि किस मेथड में हम चेंज करेंगे कि ये वैल्यू मेरा इस टाइप का आएगा। 1000 मेथड में ढूंढना थोड़ा मुश्किल बात होता है, तो इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर या मेथड ओवरलोडिंग किया जाता है कि हम समझ सके आर्गुमेंट्स के बेसिस पे कि भाई हमको किस में चेंजेस करना है कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल हो जाए। थैंक यू।